Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के दिल्ली रीजन के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं बेटा वीडियो में आगे। तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे होंगे बच्चों, आज के क्वेश्चन पेपर का सीरीज ये है। आपके क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पेज पे ही टॉप में लिखा होता है और क्वेश्चन पेपर कोड यानी सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 तीनों सेट्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कहां पर आप लोगों ने गलती की है और कहां पर सीबीएसई ने गड़बड़ की है। मतलब क्या किसी क्वेश्चन में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या किसी क्वेश्चन में कोई कंसेप्चुअल एरर है, क्या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। इन सब चीजों को भी हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले सेट 1 के क्वेश्चन 1 से हम यहां पर अपनी जर्नी शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं बच्चों, सेट 1 का क्वेश्चन 1 चैप्टर 1 में से है, फंक्शन वाले टॉपिक में से है। काफी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थॉट प्रोवोकिंग है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, चैप्टर 1 का ये जो टॉपिक है ना फंक्शन वाला, इसमें ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होती ही है। फिलहाल यहां पर आपको सॉल्यूशन दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन डी मैंने मार्क किया हुआ है। एक बात और बच्चों, इस पूरे क्वेश्चन पेपर के हर सेट के सॉल्यूशन का पीडीएफ मैं ऑलरेडी 10 मार्च को हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुका हूं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपने जूनियर्स को हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। वैसे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करने के लिए बोल देना, ठीक है बच्चों, ताकि आपके जूनियर्स की भी हेल्प होती रहे। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं बेटा। अब वैसे तो क्वेश्चन 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। इसको लेंदी तरीके से सॉल्व करेंगे ना तो दिमाग की दही होने वाली है। फिर आप बोलेंगे कि क्वेश्चन पेपर लेंदी था। ध्यान से सुनना, यहां पर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बोला हुआ है, तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे और फिर इस डेफिनेशन को यूज करेंगे। यानी ये रहा मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज आपने निकाल लिया है, उसको यहां पर पुट करेंगे और फिर इक्वेट कर देंगे और यहां से ए बी और सी की वैल्यू निकालकर फिर यहां पर पुट करेंगे। बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन मैंने कैसे सॉल्व किया है बच्चों, मैंने डेफिनेशन यूज की है। जैसा कि आप सॉल्यूशन में देख रहे होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट जो भी होगा वो 0 होगा। समझ गए। और बाकी एलिमेंट्स में क्या सीन होता है, रो 1 के जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो C1 के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। बस ये 2 बातें मैंने यहां पर फॉलो की हैं। आप देख लो सॉल्यूशन किस तरीके से मैंने किया हुआ है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। वेल, इसमें ज्यादातर बच्चों को दिक्कत नहीं आई क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी कई बार देखे हैं और आपने सॉल्व भी किए होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 4 की तरफ चलेंगे, अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, फिर से कह रहा हूं, अगर आप इस क्वेश्चन को किसी लेंदी तरीके से करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन फिर एग्जाम हॉल से बाहर आके यह मत बोलना कि पेपर लेंदी था। ध्यान से सुनना बेटा, यह मैट्रिक्स दे रखा है, आप इसका इनवर्स निकालने बैठ गए। कैसे, मैट्रिक्स का सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला आपने, फिर इसका एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया, फिर आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स मिला। काफी लंबा प्रोसेस है वैसे तो ये, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। जो इनवर्स आपने निकाला है ना, उसे फिर इसके इक्वल रखो, फिर लैम्डा की वैल्यू आएगी। हो गया लेंदी। मैंने कैसे सॉल्व किया है बेटा, कोई भी मैट्रिक्स अगर अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो फिर हमें क्या मिलता है, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या, यूनिट मैट्रिक्स। बस इस डेफिनेशन का यूज करके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, आप यहां पर देख लो, ठीक है बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यह सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादातर बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आई होप। बाकी आप यहां पर करेक्ट ऑप्शन और सॉल्यूशन देख रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा बच्चों, क्वेश्चन 6। ये थोड़ा सा आप लेंदी मान सकते हो, लेकिन ठीक है, एक आधे क्वेश्चन में तो चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान से देख लो, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 5 का है, डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है। इसमें भी बच्चों को दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन आप यहां पर देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी बच्चों को दिक्कत नहीं आई होगी, यह भी आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चैप्टर 6 का क्वेश्चन है बेसिकली। फंक्शन दे रखा है, डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो, वहां से क्रिटिकल पॉइंट आएगा, डबल डेरिवेटिव में उसको पुट करके देख लो, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। वैसे क्या आना चाहिए डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, उसके हिसाब से यहां पर आंसर पता चल जाएगा आपको। डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, समझे बच्चों। बाकी यहां पर आप देख लो,
मैंने आंसर क्या डिक्लेयर किया हुआ है, सारे स्टेप्स आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन वेरी सिंपल टॉपिक, रेट ऑफ चेंज यानी चैप्टर 6। यहां पर भी कोई दिक्कत बच्चों को नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इससे पहले कि मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊं, ध्यान से सुनना। इसको सॉल्व करने का एक लेंदी तरीका भी है। मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का लेंदी तरीका भी है। बच्चे लेंदी तरीके से ही करते हैं क्वेश्चंस को और फिर फंसते हैं, एमसीक्यू में ही टाइम वेस्ट कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप log x इक्वल्स टी ये पुट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व करोगे तो ये लेंदी हो जाएगा। मैंने एमसीक्यू सीरीज लेक्चर्स में आपको शॉर्टकट्स समझाए थे। क्या शॉर्टकट यूज होगा यहां पर, मैं आपको सॉल्यूशन में दिखा देता हूं। देखो यहां पर सॉल्यूशन में शॉर्टकट मेथड मैंने आपके लिए लिख के दे दिया है और कितनी जल्दी यहां पर आंसर आया हुआ है। ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 12 प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, ज्यादा कुछ बात नहीं थी इसमें। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी किसी बच्चे को आती होगी तो बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी मेरे को। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में थोड़ी सी बात। अब वो बात क्या है, ध्यान से सुनना। चैप्टर 8 यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें से मोस्टली 5 मार्कर एक ही क्वेश्चन आता था मतलब आता है। पूरा कैलकुलस आपका 35 मार्क्स वेटेज लेता है, जिसमें से इस चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन बनता था नॉर्मली, जो कि 5 मार्कर में पूछते थे। ठीक है। लेकिन यहां पर एमसीक्यू दे दिया है, तो क्या यह गलत बात हो गई? बिल्कुल नहीं। पूरे कैलकुलस में आप देखेंगे कि 35 मार्क्स का ही वेटेज होगा। आपके क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज कर सकते हैं। एक बात ये, दूसरी बात, चैप्टर वाइज वेटेज सीबीएसई कभी भी नहीं बोलती है, हमेशा बोलते हैं कि यूनिट वाइज वेटेज विल रिमेन द सेम। यानी किसी भी चैप्टर में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो फिलहाल इस चैप्टर में से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से आपके क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक एमसीक्यू है और एक आगे भी आपको मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। हमने इस चैप्टर में से भी एमसीक्यूज आपके लिए सॉल्व करके चैनल पे अपलोड किया हुआ था पेपर से पहले, 9 मार्च से पहले, अगर आपको ध्यान हो बच्चों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अब ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। क्वेश्चन नंबर 15 वैसे तो सिंपल कंसेप्ट के ऊपर है, सेक्शन फॉर्मूले वाला कंसेप्ट लगेगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। समझ गए मैंने सॉल्यूशन कैसे किया हुआ है? डायग्राम बनाने से काफी चीजें समझने में आसानी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले टॉपिक में से है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में एक बात करना चाहूंगा आपसे मैं। अगर आप इस कंसेप्ट को देखें, यहां पर कंसेप्ट क्या लगेगा? क्वेश्चन नंबर 16 में कंसेप्ट क्या लगेगा? एंगल बिटवीन 2 लाइंस का कंसेप्ट लगेगा। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को खोलेंगे तो जहां पर यह कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया है थ्योरी में, चैप्टर 11 में, एंगल बिटवीन 2 लाइंस का कंसेप्ट जहां पर भी एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी में, वहां पर डेरिवेशन में यह माना गया है कि एंगल थीटा बिटवीन द 2 गिवन लाइंस इज एक्यूट। यानी डेरिवेशन में ही पहले से ही बोल दिया गया है कि एंगल थीटा बिटवीन 2 लाइंस इज एक्यूट एंगल। इसलिए एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला लिखा गया है एंगल बिटवीन 2 लाइंस का, उसके लिए न्यूमरेटर में मॉडुलस लगाता है। यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मॉडुलस में। तो ये मॉडुलस न्यूमरेटर में क्यों लगा रहा है? क्योंकि एक्यूट एंगल एज्यूम करके ही डेरिवेशन किया गया है। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, नीचे वाली चीजें तो आपको पता ही है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर ओवर द रूट, और फिर यहां पर आपका अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, सारी कहानी न्यूमरेटर की है, यानी यहां पर मॉडुलस आएगा कि नहीं आएगा। अब जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि एनसीईआरटी में जब ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया है तो वहां पर पहले से ही मान लिया गया है कि एंगल थीटा बिटवीन द 2 लाइंस इज एक्यूट एंगल, इसलिए मॉडुलस लगाएगा। आर यू गेटिंग मी? लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ एंगल बोला गया है, यहां पर देख लो एक्यूट वर्ड तो मिसिंग है, बोला ही नहीं है, तो फिर आप मॉडुलस क्यों लगाओगे? कुछ समझ आया? 2 लाइंस के बीच में जब एंगल बनता है ना बेटा, तो एक एंगल आपका एक्यूट होता है, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल होता है। अगर लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है तो, अगर एक एंगल थीटा है दूसरा पाई माइनस थीटा होगा। अगर एंगल थीटा एक्यूट है तो फिर यहां पर फॉर्मूले में मॉडुलस आएगा।
लेकिन अगर ये बोला ही नहीं है क्वेश्चन में कि एक्यूट एंगल निकालो या कौन सा एंगल निकालो, तो फिर हम पहले से क्यों मान के चलें कि ये एक्यूट एंगल निकाल रहा है? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है उसके हिसाब से क्या आंसर आ रहा है आप देख पा रहे होंगे, और फिर आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। मेरी बात समझे? ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में परेशान हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि यहां पर आंसर आना चाहिए π/4, क्योंकि फॉर्मूले में न्यूमरेटर में मॉडुलस लगा के वो बैठे हुए हैं। अब अगर सीबीएसई इस चीज को कंसीडर करती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको सही कंसेप्ट भी सिखाऊं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल टॉपिक है, यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाला टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में से सीधा आपको फॉर्मूला यूज करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, यानी अगेन इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, यानी असर्शन एंड रीजन टाइप वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 19 कंसेप्चुअल है, ज्यादातर बच्चों को डोमेन और रेंज याद होता ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो इसका भी आंसर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर हम देखें, यहां पर थोड़ा सा पेच उलझा रखा है, बच्चों को यह समझना पड़ेगा कि यहां पर जो 3 वेक्टर्स गिवन हैं, ये तीनों वेक्टर जब किसी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो इसमें कौन से वाला जो वेक्टर है वो हाइपोटेनियस वाली साइड को दिखा रहा होगा, कौन से वाला परपेंडिकुलर और बेस को दिखा रहा होगा, उसके बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सॉल्यूशन आप यहां पर देख रहे होंगे बच्चों, बाकी पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे सेक्शन बी की तरफ, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इतना सिंपल नहीं है, मतलब आसान क्वेश्चन तो है लेकिन केक वॉक नहीं है। यहां पर इस के को बीच में फंसाकर आपसे इसी की वैल्यू पूछी गई है। सॉल्यूशन आप देख पा रहे होंगे मैंने कैसे सॉल्व किया है, बट ओवरऑल इस क्वेश्चन को मैं सिंपल ही मानूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात इसमें नहीं थी। बट यस, आप इस क्वेश्चन को देखकर सरप्राइज जरूर हो सकते थे कि यार ये कैसा क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 22 अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, दोनों में से कोई सा भी आपने सॉल्व किया होगा, ज्यादा इसमें बड़ी बातें नहीं थी, है ना। एक कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है और एक डिफरेंशिएबिलिटी का है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज फ्रॉम रेट ऑफ चेंज, मतलब मेरे हिसाब से रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन काफी ज्यादा दे दिए गए हैं आपके पेपर में, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आसान टॉपिक भी है, क्वेश्चन भी आसान लिए गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 24 इजी है, ठीक है, इंटीग्रेशन के ऊपर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 ये भी आसान है, ज्यादा बड़ी बात नहीं थी इसमें। ठीक है, फिर आपके 3 मार्कर क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, यानी सेक्शन सी। अब यहां पर इन दोनों क्वेश्चन को देखकर मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई होगी, कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना। खैर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बेटा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। अब ये डेरिवेटिव में से है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। इसमें गलती क्या होती है, बच्चे बाद में dy/dx का डेरिवेटिव जब कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो पैरामीटर थीटा का डेरिवेटिव करना भूल जाते हैं। आई होप आप लोग नहीं भूले होंगे। मैं बात कर रहा हूं इस वाले स्टेप की। यहां पर इस चीज को कुछ बच्चे लिखना भूल जाते हैं, जब dy/dx आ गया इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर थीटा, तो अब आपको d2y/dx2 निकालना है, मतलब अब आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पर पैरामीटर थीटा का डेरिवेटिव लिखना कुछ बच्चे भूल जाते हैं। आई होप आप नहीं भूले होंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अब ये इंटीग्रेशन के आसान से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी, नीचे वाला आपका पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर है, थोड़ा सा लेंदी है, अगर आप बी पार्ट इसमें ऑप्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। ए पार्ट तो आसान है, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों ही क्वेश्चन आसान है। एक तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। दूसरा आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने वाला क्वेश्चन है, इसमें अक्सर बच्चे कांस्टेंट सी की वैल्यू लिखना भूल जाते हैं, वो निकालना पड़ेगा आपको, जैसा कि मैंने यहां पर निकाल के आपको दिखाया हुआ है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। वेक्टर अलजेब्रा में से बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है
और थोड़ा सा लेंदी भी है, लेकिन ठीक है 3 मार्कर के लिए हम ऐसी कंप्लेंट तो नहीं करेंगे कि भाई आपने बहुत लेंदी क्वेश्चन दे दिया, बट 2 मार्कर में होता तो सही में मैं बोलता कि क्वेश्चन काफी लंबा बना दिया है इस पोर्शन को ऐड करके, हेंस वेरीफाई योर आंसर। बट 3 मार्कर के लिए एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे बेटा इसके बाद। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 31 और इसके बारे में बात करना जरूरी है। क्या बात करनी है, ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये जो टॉपिक है, अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक थी बेटा तो उसमें ये टॉपिक डिलीट था, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में डिलीट था अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक थी तो। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सीबीएसई के सिलेबस में तो था। सीबीएसई की जो एकेडमिक वेबसाइट है वहां पर आपको सीबीएसई का सिलेबस मिल जाएगा 2023 to 24 वाला, उसमें आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। ध्यान रखना, ये टॉपिक सीबीएसई के सिलेबस में है, लेकिन अगर बच्चों ने इस टॉपिक को पहले नहीं पढ़ा होगा तो फिर इस क्वेश्चन को देखकर आपको शॉक लगा होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, एनीवे प्रॉब्लम तो है बेटा। नाउ वी हैव सेक्शन डी यानी 5 मार्कर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बोथ पार्ट्स आर सिंपल, है ना, ज्यादा कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा बेटा, जैसा कि मैं आपको बताकर आया हूं चैप्टर 8 यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से नॉर्मली तो एक ही क्वेश्चन आता था 5 मार्कर, बट इस बार एमसीक्यू में भी दे रखा था और एक यहां पर आपको दिख ही रहा होगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से क्वेश्चंस हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 5 मार्कर है, ध्यान रखना, तो लेंदी है ऐसा आप नहीं बोल सकते। एलपीपी डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 मार्कर में, ये पूरा यूनिट ही 5 मार्क्स का है, एक ही क्वेश्चन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आसान क्वेश्चन है। अब यहां से केस स्टडी की जर्नी शुरू होगी यानी क्वेश्चन नंबर 36, और यहां पर हमें कुछ बात करनी होगी फिर से। हालांकि मैंने अपने इस टाइप्ड क्वेश्चन पेपर में करेक्शंस कर ली हैं, लेकिन सीबीएसई के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में क्या था, जिन्होंने पेपर दिया है उनको पता होगा। यहां पर लिखा गया था ए पार्ट। इस ए पार्ट में 3 क्वेश्चन थे, कौन कौन से? इस ए पार्ट में ये 3 क्वेश्चन थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फिर था और यहां लिखा हुआ था बी पार्ट। तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हुए। कंफ्यूज इसलिए हुए क्योंकि अगर हम सीबीएसई का सैंपल पेपर का पैटर्न देखें तो ये जो अल्टरनेटिव चॉइस होता है ना, वो सिर्फ थर्ड पार्ट में होता है। क्या ये ऐसा ही था जैसा ये दिख रहा था, या फिर ये जो अल्टरनेटिव है वो सही में थर्ड पार्ट के लिए ही था? अब जिस बच्चे ने ये सोचा कि ये अल्टरनेटिव सिर्फ थर्ड पार्ट के लिए नहीं था, ऊपर के 3 पार्ट करो यानी ए पार्ट वाले क्वेश्चंस करो या फिर इसको करो, तो उस बच्चे ने सिर्फ नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन था डिफिकल्ट नहीं था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जिसको केस स्टडी में कन्वर्ट किया गया है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन टाइपिंग एरर की वजह से बच्चे कंफ्यूज हुए। किसी बच्चे को लगा कि सिर्फ नीचे वाला पार्ट कर लो 4 नंबर मिल जाएंगे, किसी बच्चे को पता था जिसने सैंपल पेपर्स की सही से प्रैक्टिस कर रखी थी तो उसको पता था कि ऊपर के ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंपलसरी है, थर्ड पार्ट में इंटरनल चॉइस होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। क्वेश्चन 37 में जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेटा, ये हमारे प्लेजर टेस्ट सीरीज में भी था। कौन से टेस्ट पेपर में था? क्या आपने वो पेपर किया था? पीटीएस नंबर कौन सा था? आपने अगर किया हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, और जिसने पहले से कर रखा होगा उसको तो अच्छा भी लगा होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 38 विच इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, ज्यादातर बच्चों ने इसको सॉल्व भी किया होगा। अब इसके बाद हम जरा सेट 2 के क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने यहां पर सिर्फ वही क्वेश्चन सेट 2 के लिए हैं जो कि सेट 1 से मिसमैच हैं, है ना, मतलब काफी क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, उनका सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस अलग अलग होता है और कुछ क्वेश्चन बदल देते हैं। तो यहां पर बदले हुए क्वेश्चन ही मैंने उठाए हैं सेट 2 में से, और सेट 3 में भी ऐसा ही करूंगा मैं। तो यहां पर ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये आसान है, लेकिन क्वेश्चन 5 कंसेप्चुअल है, इतना इजी नहीं है,
सोचना पड़ेगा। कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। मैथ में डेफिनेशंस को तो बच्चे ऐसे छोड़ के चलते हैं कि भाई पता नहीं, वो पेपर में कभी आ ही नहीं सकता। बिना डेफिनेशन के, बिना कंसेप्ट के अगर आप बैठोगे ना पेपर में तो दिक्कत तो आपको आएगी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन है डेरिवेटिव टॉपिक में से। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अगेन इजी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में से। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन इजी है इंटीग्रेशन में से। क्वेश्चन नंबर 13, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाला टॉपिक है उसमें से एमसीक्यू भी दे रखा है हमारे पेपर में, तो हम क्या करें, दे रखा है तो अच्छी बात है भाई। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है, क्वेश्चन 14 इजी है, डिफरेंशियल इक्वेशन में से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन तो आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, मतलब कैलकुलेशंस भी आपको करनी पड़ेंगी, बट नो कंप्लेंट्स, 2 नंबर का है ना, क्वेश्चन आसान है लेकिन। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा यहां पर कंफ्यूज हुआ हो कि ये √2/2 का मतलब क्या है, 1/√2। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, अब जिसको पता है तो अच्छी बात है, वरना प्रॉब्लम तो आपने फेस की होगी। 23rd क्वेश्चन अगेन रेट ऑफ चेंज टॉपिक में से है, एंड ऐसे क्वेश्चन आपको पहले मिले होंगे सैंपल पेपर में भी, एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपने किए होंगे, तो आई होप कि आपने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को भी, जिनके पास भी ये सेट नंबर 2 था। मतलब डिफिकल्ट की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को मैं नहीं रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 27, अब हो सकता है किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हो। अगर आपको याद हो, मैंने जो सबसे लास्ट वीडियो आपके लिए पोस्ट की थी विद द बेस्ट विशेस, सम टिप्स वर आल्सो शेयर्ड इन दैट वीडियो, तो मैंने इसके बारे में बात की थी कि रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, आया हुआ है। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी में क्या लिंक है, इस कंसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, वरना दिक्कत तो आएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 30, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसमें, बट 3 मार्कर है तो एक्सेप्टेबल है, मतलब कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं, फीडबैक ही दे रहा हूं। ओके क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अब ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में से है, आसान क्वेश्चन है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो ज्यादातर बच्चे अवॉइड करते हैं इस टॉपिक को। बेस थ्योरम तो सारे कर लेते हैं, लेकिन इसको छोड़ देते हैं बेचारे को, टोटल प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक को। क्वेश्चन 35 एलपीपी, अगेन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सो लेट्स नॉट डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑल्सो, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब हमारे पास है सेट 3। ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगेन इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट, और ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या कंसेप्ट लगेगा। ये जो मैट्रिक्स है, अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन का यूज करके हमें लैम्डा की वैल्यू पता करनी है, तो हमें यहां पर लैम्डा के ऊपर ये कंडीशन मिलेगी, यानी लैम्डा -10 नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो फिर क्या हम इसमें ऑप्शन ए बताएं या फिर ऑप्शन बी बताएं? आर यू गेटिंग मैं क्या कह रहा हूं कि लैम्डा -10 नहीं होगा तो फिर ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहां पर ऑप्शन ए भी ठीक हो गया, ऑप्शन बी भी ठीक हो गया, लेकिन मोस्ट सुटेबल ऑप्शन यहां पर प्रेजेंट है, ये देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात हुई, सेट 3 के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आसान क्वेश्चन है, 1 मार्कर के लिए हो सकता है किसी को लगेगा कि थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट ओके है, मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है क्वेश्चन में। कुछ आसान क्वेश्चन भी तो होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिनको देखते ही आंसर आ जाता है, तो फिर ये बैलेंस करने के लिए होता है कि किसी क्वेश्चन में आपको थोड़े से सॉल्यूशन लेंदी मिल जाते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। अब वैसे तो यहां पर एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है किसी डिटर्मिनेंट को, और फिर इस फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड हमसे कुछ बातें पूछी गई हैं। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मुझे डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है किसी भी डिटर्मिनेंट का, तो बच्चा फंस गया। अदरवाइज लल्लू सा क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो, एक प्यारा सा फंक्शन आ गया, उसको डिफरेंशिएट कर लो, आगे तुम निपटा लोगे इस क्वेश्चन को। लेकिन बेटा क्या आपने पहले ये सीखा हुआ है या नहीं कि किसी डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? ये कंसेप्ट आपको सीखना चाहिए। एमसीक्यूज को डील करने का तरीका डिफरेंट होता है। आप एमसीक्यूज को सेम तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं जैसे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आप एक एक स्टेप को दिखाने लगे एमसीक्यूज में, तो फिर तो बस आपको एक ही बात कहनी होगी कि पेपर वॉज लेंदी।
आउट ऑफ सिलेबस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने आपके एमसीक्यू सीरीज लेक्चर में लिए थे, अगर आपने देखे हो तो। क्या आपने ऐसे क्वेश्चन पहले सॉल्व किए थे हमारे एमसीक्यू सीरीज में? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताना। वैसे ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है लेकिन कंसेप्चुअल तो है। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन इजी क्वेश्चन है लेकिन इसमें गड़बड़ भी है। गड़बड़ क्या है ध्यान से सुनना। ऑप्शंस को देखिए एक बार ध्यान से। इस ऑप्शन को देखो और इस ऑप्शन को देखो, और एक बात सुनना, एनसीईआरटी में थ्रू आउट द कैलकुलस अगर हम कभी भी लिखते हैं log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e या सिर्फ log x लिखते हैं, दोनों सेम माने जाते हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चों को पता होगा इसे ln ऑफ x भी लिखते हैं। बट एनसीईआरटी में बेसिकली या तो बेस मेंशन होगा या बेस मेंशन नहीं होगा। अगर बेस मेंशन नहीं होगा तो भी उसको बेस ई वाला ही लॉगरिथम मानते हैं। बात समझ गए इतनी? ठीक है। अब यहां पर देखो, बेस मेंशन नहीं है यानी बेस ई है, बेस मेंशन नहीं है यानी बेस ई है, तो लॉग ई ऑन बेस ई तो 1 होता है, तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा e इंटू 1 दैट इज इक्वल टू ई। कुछ समझ आया? ऑप्शन डी और ऑप्शन सी को देखना जरा, दोनों सेम है। अब देख लो जरा, हालांकि यहां पर मैंने सॉल्यूशन तो किया हुआ है, आप देख रहे होंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाले टॉपिक में से है, ज्यादा कोई बड़ी बात इस क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन 14 आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस क्वेश्चन के बारे में बात फिर से कर लूं मैं। यहां पर इसमें हो सकता है किसी बच्चे ने ये गड़बड़ कर दी हो, जैसे आप यहां पर स्क्वायरिंग करेंगे ताकि आपको कर्व के बारे में पता चले। अब ये पैराबोलिक हो गया। अगर मान लो आपने इसमें पूरा पैराबोला बना दिया, नीचे वाला हिस्सा ही बना दिया आपने, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो गलत हो जाता। समझ गए मेरी बात? क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ना, y इक्वल्स रूट एक्स, पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन है ये। समझ गए? तो आपने स्क्वायरिंग क्यों की है? ताकि आपको कर्व के बारे में आइडिया लग सके। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके इसके बारे में बात कर लोगे। समझ गए? बात तो इसके बारे में ही करनी पड़ेगी। ठीक है, रेफरेंस इसका ले लो, लेकिन बात तो ओरिजिनल कर्व के बारे में यानी y इक्वल्स रूट एक्स के बारे में ही करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 14 के बारे में बात कर चुका हूं मैं बेटा, है ना। इस क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये हमारी मैथ मिशन बुक में भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस पेपर में हैं और वो हमारी मैथ मिशन बुक में ऑलरेडी हैं। एमसीक्यूज को देख लें, केस स्टडीज को देख लें, ठीक है। या हमारे सैंपल पेपर वाली बुक में था, सीबीएसई 21 सैंपल पेपर बुक कंटेनिंग प्लेजर टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए कुछ बच्चे अगर इस इंटरवल को ओवरलुक कर दें तो गड़बड़ होने के चांस हैं, ठीक है। कंडीशंस दे रखी हैं एक्स के ऊपर, यू हैव बीन गिवन द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्स, यू हैव टू keep in mind these restrictions while solving these type of problems based on inverse trigonometric function। मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ अल्फा टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस किए थे और एमसीक्यू सीरीज में भी डिस्कस किए थे। इस टॉपिक के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात हो रही है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 अगेन इजी टॉपिक है, रेट ऑफ चेंज। क्वेश्चन नंबर 27 इजी टॉपिक है, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 30 ये भी आसान है, छोटा भी है। आप देख रहे होंगे सॉल्यूशन कितना छोटा है, ठीक है। क्वेश्चन 31 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैसा हो कि मैं मैथ पढ़ाते पढ़ाते अभी इसी समय केमिस्ट्री के बारे में बात करने लगूं, आप थोड़ा सा सरप्राइज हो जाएंगे। सेम स्टोरी यहां पर है, मैंने करेक्शंस कर दी हैं, ठीक है, लेकिन सीबीएसई के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में क्या था वो सेट 3 वाले बच्चों को पता होगा। क्वेश्चन 31 की बात हो रही है। फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में दे वर टॉकिंग अबाउट मार्बल्स, ठीक है, मार्बल यहां भी है, यहां भी मार्बल है, लेकिन अगले ही लाइन में जहां से क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा ये शुरू हुआ, यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ, मैंने तो करेक्शन कर दिया है, मैंने तो मार्बल के बारे में ही बात की है, इन्होंने यहां पर बॉल्स लिख दिया था, ऐसे ही यहां पर भी बॉल लिखा हुआ था। अब क्या करें बताओ? बच्चा अगर ये सोच के खुश हो जाए कि ठीक है पेपर में क्वेश्चन गलत है, छोड़ देता हूं, पूरे नंबर मिलेंगे, और बाद में पता चले लॉस हो गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि मार्बल्स या बॉल्स दोनों सेम चीजें हैं। मैंने यहां पर नोट लिखा हुआ है, जो मैं आपको बताकर आया हूं वही बात मैंने लिखी हुई है। फिर इसके बाद आपका एलपीपी का क्वेश्चन है, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन है, यूजुअल क्वेश्चन है। इसमें आई होप किसी बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है बच्चों, अब इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी 10 मार्च को ही टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुके हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने जूनियर्स को भी शेयर करना, ताकि वो भी अगले सेशन में अच्छी प्रिपरेशन कर पाएं। ठीक है बच्चों, एक बात और, सीबीएसई के डिफरेंट रीजन्स के और भी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन भी बनाए जा रहे हैं। उनके भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर पॉसिबल हुआ तो उनके भी हम एनालिसिस वीडियो चैनल पे अपलोड कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।